पंडित जी अपनी किताब में कहते हैं कि अमर प्रेम वो है जिसमें खून के हल्के हल्के छींटे हो। हसीन दिलरुबा के पहले पार्ट में इस तरह के डायलॉग में ही इसकी पूरी कहानी सिमटी हुई है, जिसमें अपनी पत्नी रानी को पुलिस से बचाने के लिए रिसू ने अपना हाथ खुद ही काट डाला था। अब इस दूसरे पार्ट में इन दोनों पति पत्नी की आशिकी और पागलपन का क्या अंजाम होता है, यही कहानी लेकर आई है फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा। इस मूवी की शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो कि तेज बारिश में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहाँ वो पुलिस वालों से कहती है कि उसे बचा लें वरना उसका पति उसे मार डालेगा। ये सीन यहीं पर कट होता है और इसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया। देर बाद हम अभिमन्यु नाम के एक कंपाउंडर को देखते हैं जो कि एक मरीज का इलाज करने उसके घर आया है। यहाँ इसे पता चलता है कि रानी भी इसी घर में रहती है, जिससे उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। रानी अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है, तो सीधा साधा सा अभिमन्यु अक्सर किसी न किसी बहाने यहाँ आया करता है ताकि रानी की नजर उस पर पड़े और दोनों में बातें शुरू हो जाए। किसी तरह अभिमन्यु की कोशिशों से 1-2 बार बात हुई तो फिर वो रानी के पार्लर के बाहर कभी बारिश में भीग कर तो कभी ऐसे ही रानी से ग्रीन सिग्नल के इंतजार में घंटों निकाल देता है। रानी कभी उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अभिमन्यु की ये सब एक्टिविटीज देखकर रानी समझ जाती है कि ये कंपाउंडर अभिमन्यु उसे बहुत पसंद करता है। फिर एक दिन रानी की हेल्प करने के बाद अभिमन्यु रानी को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहता है, जिसके लिए रानी हाँ कह देती है। अब इसके बाद रिसु को दिखाया जाता है जो रानी के पार्लर के करीब ही रहता है। इस फिल्म के पहले पार्ट से ही पता चल चुका है कि रानी के हाथों गलती से नील का मर्डर हो जाता है और रिसु यहाँ पुलिस की नजरों में खुद को मरा हुआ साबित करने और अपनी पत्नी को पुलिस से बचाने के लिए अपना हाथ काटकर नील के लाश के पास रख दिया था। इसके आगे की कहानी में अब दोनों ज्वालापुर से भागकर आगरा पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों पुलिस की निगाह से बचकर लुका छिपी की जिंदगी जी रहे होते हैं। ये दोनों हमेशा साथ रहने के लिए अपने देश से दूर थाईलैंड में जाकर बसना चाहते हैं, जिसके लिए रिसु एक ट्रेवल एजेंट गुड्डू के पास पैसे जमा करके रखा है और इस जुगाड़ से वो दोनों 2 महीने के बाद ही थाईलैंड में जाने वाले होते हैं। अब जहां रानी के प्रेम में अभिमन्यु पड़ा है, वहीं रिसु के पीछे उसकी मकान मालकिन पूनम लगी हुई है, जो रिसु के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाना चाहती है। इसीलिए रिसु हमेशा ही पूनम से दूर रहने की कोशिश करते रहता है। अगले सीन में रिसु और रानी पास होकर भी दूर दूर होते हैं और फोन से एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, जिसमें रानी रिसु को अभिमन्यु के बारे में बताती है, तो वहीं रानी भी रिसु के मकान मालकिन पूनम की हरकतों को जानती है। अब यहाँ अभिमन्यु मूवी देखने के लिए बारिश में रानी का इंतजार करते रहता है, तो वहीं रिसु किसी तरह छत दीवार फांदकर रानी के कमरे में जाकर दोनों आपस में रोमांस करते हैं। यहाँ रानी तो बिल्कुल भूल ही चुकी है कि उसने अभिमन्यु को साथ में फिल्म देखने के लिए हाँ कह रखा है। अब अगले दिन अभिमन्यु पार्लर में पहुंचता है, जहाँ रानी नहीं आ पाने के लिए अभिमन्यु से माफी मांगती है। अभिमन्यु कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इस फ्राइडे नहीं तो अगले फ्राइडे साथ में पिक्चर देख लेते हैं। रानी इस पर भी हाँ कह देती है। इसके बाद रानी और रिसु मार्केट में मिलते हैं और फोन पर दोनों के बीच बातों के दौरान एक चोर रानी का पर्स लेकर भागने लगता है। रिसु उसका पीछा करता है, लेकिन आगे पुलिस को देखकर वो रुक जाता है। वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होता है, जो फिल्म के पहले पार्ट से ही इन दोनों पति पत्नी के केस में काम कर रहा था और जिसे शक है कि रिसु मरा नहीं है, जिंदा है। वो उस चोर को पकड़कर रानी का एड्रेस पता करके पर्स वापस करने उसके घर पहुंच जाता है और इसके बाद से ही वो इंस्पेक्टर रानी पर नजर रखना भी शुरू कर देता है, जिसका एहसास रिसु को होने से वो अपना सिम निकालकर तोड़ देता है और बाद में एक पीसीओ से कॉल करके रानी से कहता है कि पुलिस वालों को तुम पर शक है, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हें पूछताछ के लिए फिर से पुलिस स्टेशन बुलाएं। और अगले ही दिन सच में यही होता है, जहां पूछताछ में इंस्पेक्टर किशोर रानी की कॉल हिस्ट्री निकालकर पूछता है कि तुम एक लड़के से घंटों तक बात करती हो, वो कौन है। रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की, जिसका नाम मृत्युंजय है। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो संभालने वाले हैं और साथ ही वो रानी को ये भी बताते हैं कि वो नील का सगा चाचा है। तो अब ये केस पर्सनल हो चुका है। पूछताछ में रानी कहती है कि जिससे वो घंटों फोन पर बात करती है वो एक अजनबी दोस्त है जो मुझे फेसबुक में मिला, और वो दोस्त ट्रेवल एजेंट गुड्डू के पास क्यों जाता है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। फिर वो रानी से आगे कहता है कि रिसु जिंदा है और यहीं पर है, और वो ये भी कहता है कि रिसु से कहना कि अब मोन्टू चाचा आ चुके हैं। रिसु अपने मोन्टू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो जिसके पीछे पड़ गए फिर वो कहीं से भी उसे ढूंढ निकालते हैं। अब यहाँ रिसु की तलाश में पुलिस वाले उस ट्रेवल एजेंट गुड्डू को भी उठा ले जाते हैं, जिसके पास उसने थाईलैंड जाने के लिए पूरा पैसा जमा कर रखा था। इसी तरह उस एरिया में ढूंढते हुए रिसु के मकान मालकिन पूनम तक पुलिस वाले पहुंचते हैं, तो वो पुलिस वालों से कह देती है कि वो इसे नहीं जानती, क्योंकि पूनम को तो रिसु से कुछ और ही चाहिए था। वहीं रात होने पर रिसु किसी तरह छुपते छुपाते रानी के घर पहुंचता है और वो रानी को बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जो उन्होंने यहाँ से भागकर थाईलैंड जाने का सपना देखा था। अब यहाँ गुड्डू ट्रेवल एजेंट पकड़ा गया है और मोन्टू चाचा उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो रानी से कहता है कि अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोन्टू चाचा हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। इसलिए अब रिसु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा। रानी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उन दोनों ने साथ रहने के लिए काफी कुछ सहा है और रिसु ने तो अपना हाथ तक काटा है। तो इन सब बातों के बीच नीचे से किसी की आवाज आती है। दरअसल वहां पर अभिमन्यु होता है और तभी रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रिसु से कहती है कि अगर ये वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे।
और हमारा पीछा करना छोड़ देंगे। अगले फ्राइडे रानी अभिमन्यु के साथ फिल्म देखने के लिए हाँ कह चुकी थी, तो अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था। इस बार रानी यहाँ पूरा प्लान बनाकर पहुंच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है। यहाँ पर रानी अभिमन्यु से सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिस पर अभिमन्यु भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके लिए तो ऐसा था कि अब उसे हमेशा के लिए वो मिल गई है जिसे वो शिद्दत से इतना ज्यादा प्यार करता है। रानी यहाँ रिसु के समझाने के बाद भी अभिमन्यु से शादी कर लेती है, जिससे रिसु को काफी बुरा लगता है और अपनी आंखों के सामने ही अपनी बीवी की शादी होते वो देख रहा होता है। यहाँ सुहाग रात में रानी अभिमन्यु के साथ हम बिस्तर नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ रिसु से ही प्यार करती है। वो अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है कि मैं रिसु को नहीं भुला पाई हूँ, इसलिए अभी फिलहाल के लिए कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अभिमन्यु अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहता और उसका प्रेम पाने के लिए इंतजार करना पसंद करता है। अब ऐसे ही एक रात रानी अभिमन्यु के साथ शराब पीने की बात कहती है। फिर वो पीते हुए दिनेश पंडित के बुक के बारे में बताती है, जिनकी वो बहुत बड़ी फैन है। फिर एक दिन वो दूर से ही पूनम को रिसु के नजदीक आते देख गुस्सा जाती है। रिसु उसे समझाता है कि पूनम उसके पीछे पड़ी है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। इस दिन वो रात को ज्यादा शराब पी लेती है और नशे की हालत में वो अभिमन्यु को सब कुछ सच बता देती है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि रिसु अभी जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। ये सारी बातें अभिमन्यु के सीधे दिल पर लग जाती है और अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी को रिसु से मिलवाने के लिए कहता है। रानी ऐसा ही करती है और वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर झूले पर बैठकर वो तीनों बात कर रहे होते हैं। अभिमन्यु कहता है कि वो थाईलैंड जाने में उन दोनों की मदद करेगा। रिसु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे दिल भर जाएगा, उसके बाद उसे उम्मीद है कि वो उसके ही पास आएगी। ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं रिसु को लग चुका था कि अभिमन्यु थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है। इसके बावजूद वो मजबूरी में अभिमन्यु की मदद लेता है और फिर अभिमन्यु ऋषि को एक क्लिनिक पर ले जाता है जहाँ वो बच सकता है। अभिमन्यु उससे कहता है कि 2 दिनों के बाद वो पासपोर्ट और टिकट्स के इंतजाम कर देगा और दोनों को थाईलैंड पहुंचा देगा। अब अभिमन्यु के जाने के बाद यहाँ पर रिसु का पीछा करती हुई पूनम आती है और पूनम के जाने के बाद लल्लन नाम का एक आदमी आता है, जिसके बारे में आगे बताया जाता है। जब अभिमन्यु यहाँ रिसु को खाना देने आता है तो उसे आभास हो जाता है कि कोई तो यहाँ पर आया था। फिर वो रिसु को बताता है कि उनके चाचा ने पिताजी के साथ धोखा किया, उनका पूरा बिजनेस हड़प लिया, तो उसने अपने चाचा के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। अब जब रिसु को मालूम होता है कि जिस अभिमन्यु को ये दोनों एक सीधा साधा कंपाउंडर समझ रहे थे वो तो एक बेहद ही खतरनाक खूनी है, तो रिसु अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु रिसु के ऊपर एक भारी चीज गिरा के उसे उसी कमरे में लॉक करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को यमुना नदी घुमाने ले जाता है और अपने चाचा के पूरे परिवार को मारने वाली बात रानी से भी कहता है। वो कहता है कि धोखा मैं सह नहीं सकता। दूसरी तरफ रिसु उस जगह से बाहर निकल आया था। इसके बाद रात को अभिमन्यु और रानी को दिखाया जाता है, जिसमें अभिमन्यु रानी को दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक्स दिखाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फैन है। उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक्स पढ़ रखी है। उसने अपने चाचा के पूरे परिवार को जो मारा था वो भी दिनेश पंडित की बुक्स पढ़ के ही मारा था। रानी और अभिमन्यु की हर प्लानिंग दिनेश पंडित की बुक से निकली होती है और वो रानी से कहता भी है कि आपको आपके टक्कर का मिला है रानी जी। तभी अचानक से रानी नीचे गिर जाती है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है, जिसके बाद हम रानी को फिल्म की शुरुआत में ही पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हुए देखे थे। वहां वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। यहाँ रानी मोन्टू चाचा को बता देती है कि रिसु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। वो ये भी बता देती है कि अभिमन्यु ने अपनी पूरी फैमिली को मारा है, वो 1 नंबर का साइको किलर है। इसके बाद मोन्टू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं। वो यहाँ पर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाश मिली है। यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक लाश के पास थी, जिससे ऐसा लगता है कि पूनम और अभिमन्यु मर चुके हैं। अब पुलिस का शक रानी पर जाता है तो पुलिस वाले रानी को लॉकअप में बुरी तरह से पिटाई करके पूछताछ करते हैं, लेकिन रानी कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ पर मोन्टू चाचा मीडिया में एक खबर फैला देते हैं कि लॉकअप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है और ये सारी न्यूज रिसु ने भी देखी। इसलिए एक बार फिर से अपनी बीवी को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि वो पुलिस को सरेंडर कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे रानी को छोड़ना होगा। 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वो आगे कहता है कि जब वो ब्रिज पर रहेगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। यहाँ पर मोन्टू चाचा ने भी रिसु को दबोचने की प्लानिंग कर रखी थी कि जब रिसु ब्रिज पर आएगा तो पुलिस की टुकड़ी उसे घेर कर पकड़ लेगी। तो अब रात होते ही रिसु ट्रेन रोककर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मोन्टू चाचा अकेले ही रानी को रिसु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ रानी और रिसु के मिलने के बाद पुलिस की एक टुकड़ी उन दोनों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आगे आता है और यहाँ पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु है। अभिमन्यु यहाँ रिसु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, और वैसे भी वो धोखा देने वालों को छोड़ता नहीं है।
यहाँ पर उसने रानी के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी रिसु और अभिमन्यु के बीच में झड़प हो जाती है और गन अब रानी के हाथ लग चुकी थी। लेकिन तभी रानी का पैर फिसल जाने की वजह से रानी ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर रिसु उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। अब ऊपर पुलिस और नीचे यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं। फिर झड़प में कुछ ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत वहां आते हैं और वो लोग ये समझ चुके थे कि मगरमच्छ की वजह से इन तीनों की जान जाना अब तय है, क्योंकि यमुना में मगरमच्छ का कहर आम हो गया था। अब सर्च ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ होने की वजह से उन्हें इन तीनों की लाश तक नहीं मिलती। ऐसे में ये केस अब बंद होने वाला था, लेकिन तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मोंटू चाचा को इन तीनों के बारे में बहुत सारी बातें पता चल चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर वो तीनों पकड़े जाते तो इन तीनों का ही अरेस्ट होना एकदम तय था, लेकिन अगर ये लोग दुनिया के लिए मर जाते हैं तो फिर किसी दूसरी जगह आजादी से जी पाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा इन पर। वो बताते हैं कि अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने वाली शॉप से उन्हें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लल्लन नाम के सपेरे के बारे में मालूम चला। अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था, लेकिन बाद में लल्लन अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उसने देखा कि लल्लन जब अभिमन्यु के क्लिनिक आया तो उसके बाद से वो कभी नहीं मिला, मतलब कि लल्लन मारा गया। इसके बाद पूनम को भी उसी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देखा गया, तो वो अभिमन्यु की क्लिनिक आई थी, वहां पर वो रिसु से मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो भी गायब है। और जो दो लोग मारे गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन और पूनम ही थे। अभिमन्यु को पता है कि उसे मर्डर कैसे दिखाना है और उसने उन दोनों की पूरी बॉडी ही जला दी थी। इसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें मालूम चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी घर पहुंचे, तो थोड़ी देर बाद एक और आदमी अभिमन्यु के घर पहुंचा था। रात को 10 बजे बारिश में रानी रोते हुए एक सताई गई पत्नी की तरह पुलिस स्टेशन पहुंची, तो रानी के पुलिस स्टेशन से जाने के बाद रिसु और रानी स्कूटी से बाहर निकलते हैं। लेकिन एसीपी सर का मानना यह है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिरे हैं और उनको मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। अब इस घटना के 6 महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रानी को देख पाते हैं जो उदास बैठी हुई है। वो उस घटना को याद करती है जब वो पानी से बाहर निकले तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और रिसु को मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए और वो वहीं पर रहने लगे जहां पर रानी बच्चों को पढ़ाती है, तो वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब रानी यहाँ एक बच्चे को पढ़ा रही होती है, तभी एक बच्चे की कॉपी में उस लेखक दिनेश पंडित की लिखी कुछ लाइनें उसे दिखी। वो समझ जाती है कि ये लाइन शायद रिसु ने लिख कर भेजी थी और आगे रानी को उस नदी वाली रात की पूरी सच्चाई भी पता चल चुकी होती है। दूसरी तरफ हम बिहार में मोंटू चाचा को देख पाते हैं, जिसके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का सिकंजा वाली बुक पहुंचती है। उसमें यह भी लिखा था कि इस किताब की सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपीज हैं, उनमें से एक कॉपी अब आपके पास है। और इस बुक को पढ़ने पर उन्हें मालूम चलता है कि उन्होंने प्लानिंग कैसे की। जब रानी अरेस्ट हुई थी तो 3 दिन में उन्होंने अपने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात को वो ब्रिज के पास यमुना नदी के पास पहुंचे बहुत सारा मांस का टुकड़ा लेकर, और यमुना नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने इस मांस को फेंका। उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि मगरमच्छ हर 2 किलोमीटर पर मांस पटकने से वो और भी दूर जाते जाती है। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक इस मांस को 12 किलोमीटर दूर तक लेकर गए थे, जिससे कि अब मगरमच्छ 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। मतलब कि ब्रिज के आसपास अब कोई भी मगरमच्छ मौजूद नहीं था। और फिर जैसे कि उन तीनों ने प्लानिंग की थी, उसी तरह वो तीनों उस रात यमुना नदी में कूद चुके थे, क्योंकि अब यमुना में मगरमच्छ नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तभी आखिरी पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो अंत उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। पहुंच जाइएगा तोता मैना लवर्स पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में 20 मार्च शाम 6 बजे। इस एड्रेस पर मोंटू चाचा को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स में से एक चिट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट बुलाया जाता है, जिसके बाद हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक है। रानी बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी, यहाँ से जस्ट नीचे एक झरना बहता है और यहाँ पर रानी अभिमन्यु से कहती है कि जब रिसु की जान गई तो उसे लगा कि शायद अब वो जिंदगी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसे मालूम चला कि उस रात क्या हुआ था। इसी बीच मोंटू चाचा भी यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है। दरअसल उस रात रानी और अभिमन्यु जब साथ में थे तो यहाँ पर अचानक से ही रिसु आ गया था और उसे देखकर रानी का अचानक ही पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसका सर टेबल से टकरा गया था। जब उसे होश आया तो इन तीनों ने प्लान बनाया और यहाँ पर अभिमन्यु ने उन्हें मगरमच्छ के सिकंजे के बारे में बताया कि अगर हम इस बुक के हिसाब से चलें तो हम तीनों ही बच सकते हैं और हमारी जान जाने के बाद हम आजाद हो सकते हैं। उस रात ये तीनों ही यमुना नदी में कूदे थे, लेकिन रिसु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नकली है। यहाँ पर अभिमन्यु ने मौका देखकर जब मगरमच्छ आ रही थी तब उसने रिसु का नकली हाथ निकाल लिया था, जिसकी वजह से रिसु को मगरमच्छ ने खा लिया था। अब रानी को पता चल चुका था कि अभिमन्यु ने ही रिसु को मरवाने के लिए उसका नकली हाथ निकाला था। यहाँ रानी कहती है कि अगर वो रिसु की ना हो सकी तो वो उसकी भी नहीं होगी, जिसके बाद वो इसी लवर पॉइंट से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है।
इसके बाद मोंटू चाचा ने अभिमन्यु को अरेस्ट कर लिया। वो लोग फ्लाइट से उसे वापस ले जाने वाले थे तो यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि उसे रानी की लाश नहीं मिली होगी। उसे मालूम है कि रानी की लाश नहीं मिलेगी। तभी उस नदी वाली रात की पूरी घटना दिखाई जाती है जिसमें रिसु का नकली हाथ निकलने के बाद जब मगरमच्छ आ रहा था तो उसने उसी नकली हाथ को मगरमच्छ के मुंह में लगा दिया था और वो वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गया। उस दिन बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की जो लाइनें लिखी थी वो रिसु ने ही लिखी थी। बाद में पता चलता है कि इस लवर पॉइंट से झरने के द्वारा रानी नीचे तो गिर गई थी लेकिन वो मरी नहीं, वो जिंदा थी और यहाँ से वो नदी के कोने पर तैरकर आ जाती है जहाँ उसे रिसु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। अब दूसरे सीन में जब अभिमन्यु को फ्लाइट में मोंटू चाचा वापस ला रहे थे तब एक और चीज रिवील होती है और यहाँ मालूम चलता है कि दिनेश पंडित असल में अभिमन्यु के ही पिता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और फिल्म के एक और कहानी के साथ।